क्राइम सीन का चौथे रोज फ्रांजिक क्यों हो रहा है, पहले दिन क्यों नहीं हुआ? सीसीटीवी फुटेज किधर है? डीआईजी आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम आपके सामने बैठे हैं ना, हमने अपनी ब्रीफिंग आपके सामने रखी, आप सवालात कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। मौसूफ आते हैं, एक पेपर पढ़ के निकल पड़ते हैं। इस केस के ताने बाने मरियम नवाज तक इसहाक डार के घर तक जाएंगे। और ये इमरान शफकत जो तजदीदगार है, जो सीनियर रिपोर्टर है, उसने भी ये बात कही है। तो बड़ा चैलेंज उधर पेश है वो अमन व अमान की सूरत हाल है। और जिस तरीके से ये वाक़यात आप देख रहे हैं कि जो हमारे साबका फाटा अजला हैं उनमें या फिर साउथ के कुछ अजला में इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो अबतर है। देखिए, आपने देखा होगा कि अफरीदी साहब ने जैसे ही हल्फ लिया और पहले कैबिनेट में हमने 31 अरब रुपए का ग्रांट दिया सीटीडी के लिए, स्पेशल ब्रांच के लिए। फिर इसके अलावा हमने तीसरा जो बड़ा हिस्सा इस बजट में है वो पुलिस के लिए रखा गया है। 161 अरब से बढ़ा के 191 अरब हमने कर दिया है। तो ये तमाम तर जो स्टेप्स लिए गए हैं ये इसलिए लिए गए हैं ताकि हम सीटीडी की, पुलिस की, स्पेशल ब्रांच की कैपेसिटी बढ़ाएं ताकि इन जैसे वाक़यात से निपटा जाए। लेकिन ये जो बंद कमरों के फ़ैसले जो इस्लामाबाद से, जो दीगर जगहों से इम्पोज़ होते हैं खैबर पख्तूनख्वा पे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एज अ स्टेक होल्डर नहीं लिया जाता, ना कोई मशावरत होती है, जब वो फ़ैसले इम्पोज़ होते हैं तो इस किस्म के फ़ैसलों के रिज़ल्ट्स ये आते हैं। आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की, आपने बलूचिस्तान चले जाएँ, 80% बलूचिस्तान नो गो एरिया बन चुका है। वहाँ पे सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, वफाकी हुकूमत नून लीग की है, रियासती इदारे एक पेज पे हैं, वहाँ एक ही पेज है। यहाँ तो ये कहते हैं ना कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पॉलिसी चेंज है और ये जो मलबा है ये हमारे ऊपर तोप देते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में तो सारे एक पेज पे हैं। फिर वहाँ पे 80% बलूचिस्तान नो गो एरिया क्यों बन चुका है? वहाँ पे इस वक्त पंजाब के हमारे भाई मूवमेंट नहीं कर सकते। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि 5 पंजाबी भाइयों को शहीद किया गया। उसका जिम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी नाकाम हो चुकी है, अगर नाकाम हो चुकी है तो इस्तीफ़ा दे। फेडरल हुकूमत ये नाकामी का एतराफ़ करती है तो बिल्कुल उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। रियासती इदारों पे भी ये सवाल उठता है कि आप सब एक पेज पे, तो ये चीज़ क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? खैबर पख्तूनख्वा तो हर किसी को नज़र आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट हो तो ना सिंध का बजट डिस्कस होता है, ना पंजाब का होता है, ना बलूचिस्तान का होता है, इवन फेडरल हुकूमत की भी बात नहीं होती। और खैबर पख्तूनख्वा पे सारे कैमरे फोकस होते हैं और हमें खुशी है कि कैमरे फोकस से हमारा जो कारकर्दगी है वो बेहतर होगी। लेकिन बलूचिस्तान पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। हमारी तो बड़ी ओपन डोर पॉलिसी है कि दहशतगर्दी मिलिट्री ऑपरेशन से ख़त्म नहीं हो सकती। किसी ऑपरेशन से आप दहशतगर्दों को ख़त्म नहीं कर सकते, आपको टेबल टॉक करनी पड़ेगी। अब बलूचिस्तान के जवाब कौन देगा? ब्लू पासपोर्ट का इशू बना, 30 अप्रैल को कानून साजी होती है, सारे प्रेस गैलरी के मेंबर्स वहाँ मौजूद थे। 6 मई को गवर्नर साइन करता है, 7 मई को गैजेटेड नोटिफिकेशन होता है। 7 जुलाई तक 60 दिनों में कोई इस पर बात नहीं करता। इसहाक डार साहब का केस आता है, डिप्टी वज़ीर आज़म है, वज़ीर ख़ारिजा है, उसके नवासा इस केस में इन्वॉल्व होता है, बैरूनी ख़वातीन को बुलाता है, ज़्यादती का निशाना वो बनती है, उनको घर में बंद किया जाता है। ब्लू पासपोर्ट के बाद कोई उस पर बात ही नहीं कर रहा। ब्लू पासपोर्ट के ज़रिए उस मामले को दबा दिया गया, हम दबाने नहीं देंगे। ब्लू पासपोर्ट का जो इशू था वो सारी हकायक हमने आपके सामने रखी, उसको वापस लिया जा रहा है। कोई गलती हमसे हो गई मान लेते हैं हम, वो नहीं है कि बड़े असेंबली में खड़े हो कि भाई 1100 अरब का जहाज़ खरीदे तो खरीदा है भाई, फिर उस पर कैके भी लगते हैं। उस पर कोई बात नहीं करेगा। बात करेगा खैबर पख्तूनख्वा की ब्लू पासपोर्ट पे 75 का एक्ट उठा ले सिंध का, उसमें ये चीज़ मौजूद है। मरात इससे बढ़ के हैं। 2024 पंजाब का एक्ट उठा लें, उसमें तो ये भी लिखा गया है कि ज़िला नाज़िमीन को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, उस पर कोई बात नहीं करेगा। इसहाक डार केस पे कोई बात नहीं हो रही। डीआईजी जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो इस किस्म के केसेस में वो हेड होता है और वो इंक्वायरी की जो शवाहिद होता है वो मिटा देता है। क्राइम सीन का चौथे रोज़ फ्रांजिक क्यों हो रहा है, पहले दिन क्यों नहीं हुआ? सीसीटीवी फुटेज किधर है? डीआईजी आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम आपके सामने बैठे हैं ना, हमने अपनी ब्रीफिंग आपके सामने रखी, आप सवालात कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। मौसूफ आते हैं, एक पेपर पढ़ के निकल पड़ते हैं, सहाफ़ी का सवाल ही नहीं लेते। इस केस के ताने बाने मरियम नवाज तक इसहाक डार के घर तक जाएंगे। और ये इमरान शफकत जो तजदीदगार है, जो सीनियर रिपोर्टर है, उसने भी ये बात कही है, लेकिन पूरा मीडिया खामोश है। और मीडिया को क्या धमकियां दी गई है वो भी हमें पता है। 5 अगस्त के हवाले से क्या मुशावरत हुई है? 5 अगस्त के हवाले से इमरान खान साहब के अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं।
وہ قیدی نہیں ہیں, اغوا کیے گئے ہیں. اغوا اس لیے کیے گئے ہیں کہ قیدی کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں. 302 کا جو ملزم ہوتا ہے اس سے بھی فیملی ملتی ہے. خان صاحب پچھلے 7 مہینوں سے آئسولیشن میں ہیں, طبی سہولت ان کو نہیں مل رہی, ذاتی ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے, بہنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی, بیٹوں سے فون پہ بات نہیں ہو رہی, وکلا کا ایکسیس نہیں ہے. جس کیس میں ان کو نشانہ بنانا ہوتا ہے تو اس کی کارروائی کو تیز کر دیا جاتا ہے. جس کیس میں تحریک انصاف اپنے لیے قانون کے ذریعے آسانی ڈھونڈنا چاہتی ہے تو وہ دروازے عدالت کے ہمارے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں. تو ان کو تو اغوا کیا گیا. اس اغوا کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں. کل ہمارے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی تھا, گور صاحب نے اس کو چیئر کیا. ایک سوچ اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی, اور ہمارا ورکر بھی یہ چاہتا ہے کہ اس بار ایک دن کا احتجاج نہ ہو اور ایک بہترین قسم کا, مضبوط قسم کا لائحہ عمل آنا چاہیے. اس پہ پارٹی کام کر رہی ہے. چغزئی صاحب بھی اپنا اسکیجول اناؤنس کریں گے. تحریک انصاف بھی اپنا اسکیجول آپ کے سامنے رکھے گی. تحریک کی جو آغاز ہے وہ 5 اگست سے ہوگا. شفیع جان صاحب, افغانستان سے جو ہمارے ماسٹر بھائی آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں واپس, آ تو نہیں رہے, جا رہے ہیں. کچھ آ بھی رہے ہیں جی, کچھ ایسے راستے ہیں جہاں سے وہ آ رہے ہیں. واپسی کے حوالے سے صوبائی گورنمنٹ نے ان کے لیے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں اور پولیس کو کیا آرڈر کیا ہوا ہے؟ پہلی بات یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے, ان کو بھیجنا فیڈرل گورنمنٹ کا ہی احکامات تھے. فیڈرل گورنمنٹ نے ہی تمام افغان جو ہمارے بھائی تھے ان کو واپس بھیجا. اور اس سے بڑھ کی چیز میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں تو ہم ثالثی کا رول پلے کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, پلے کرنا چاہیے. امریکہ اور ایران کی بات میں کر رہا ہوں, ہندوستان سے تجارت کی بات بھی ہو رہی ہے, لیکن افغانستان ہمارا اسلامی ملک ہے, ہمارا بھائی ہے, اس کا بارڈر ہم نے بند کیا ہوا ہے. تو یہ جو دگلی پالیسی ہے, پہلے تو اس پہ بات ہونی چاہیے کہ ہندوستان سے آپ تجارت کی بات کر رہے ہیں, دنیا میں آپ ثالثی کا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن افغانستان کا بارڈر آپ نے بند کیا ہے. آپ وہاں پہ طاقت کا استعمال بھی کر رہے ہیں. بالکل, اگر وہاں سے کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے ہماری سرزمین کے خلاف, اس سے دگنا جواب دینا چاہیے. پاکستان کی ایک ایک انچ کی حفاظت ہمارا قومی فریضہ ہے. لیکن ہم نے پہلے بھی بات چیت کے ذریعے, جرگے کے ذریعے, مشران کے ذریعے بڑی بڑی چیزیں حل کی ہیں افغانستان کے ساتھ. آج اگر بارڈر بند ہے تو سب سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا کو ہو رہا ہے, یہاں کے تاجر کو ہو رہا ہے, یہاں کے بزنس مین کو ہو رہا ہے, یہاں کے مزدور کو ہو رہا ہے. ہمارا تو یہاں سے چیزیں جاتی تھی, امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا, وہاں سے آتی تھی, یہاں سے لوگ اس بزنس میں انوالو تھے, تو لوگوں کا ایک سلسلہ, ایک روزگار جاری تھا. اس بند کرنے سے ہزاروں لوگ جو ہیں بے روزگار ہو چکے ہیں. پہلے تو اس پہ بات ہونی چاہیے کہ یہ کب تک بند رہے گا. ہم نے تو بارہا یہ چیز ان کے سامنے اٹھائی ہے, ہم نے تو بارہا ان کے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں, ہم نے لیٹرز بھی لکھے ہیں. NEC میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کو جہاں موقع ملتا ہے NFC کا مقدمہ بھی لڑتے ہیں اور بارڈر کی بات بھی ہوتی ہے. اب جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں, یہ فیڈرل حکومت کے احکامات تھے, ان کے مطابق ان کو واپس بھیجا گیا ہے. اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے واپس آ رہا ہے تو غیر قانونی طریقے سے نہیں آنا چاہیے, بارڈر کو سیکیور کرنا چاہیے.